नमस्कार साथियों, मिशन ज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल कृष्ण और राजस्थान की राज्य व्यवस्था में आज मैं बात करूंगा जिला प्रशासन पर। जिला प्रशासन के अंतर्गत हम किन मुद्दों पर बात करेंगे, सबसे पहले उनको समझते हैं। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे जिला कलेक्टर की, उनके बाद में एसडीएम या एसडीओ की, फिर तहसीलदार और फिर निम्नतम इकाई पटवारी के बारे में। इसके साथ ही जिला प्रशासन में जो जिला का एसपी या पुलिस अधीक्षक होता है, जिला का पुलिस प्रशासन होता है, उनको देखेंगे और फिर अंतिम में देखेंगे एक जिले के ऊपर कमिश्नरेट व्यवस्था कैसी होती है। तो शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम जिला कलेक्टर के रूप में। जिला कलेक्टर को एक जिले के स्तर पर मिनी गवर्नमेंट कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिले के स्तर पर जो भी सभी विभागों के संबंध में कार्य किए जाते हैं वो सभी जिला कलेक्टर के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। इसी भूमिका को लेकर रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक टिप्पणी की है कि जिला कलेक्टर एक ऐसा कछुआ है जिसकी पीठ पर भारत सरकार सवार होती है। मैंने कहा कि जिला कलेक्टर को क्या कहा जाता है? मिनी गवर्नमेंट कहा जाता है, क्योंकि जिला स्तर पर जो भी कार्य संपादित होते हैं, जिला स्तर पर संपूर्ण कार्यों का संपादन कौन करता है? जिला का कलेक्टर करता है। भले ही वो कानून व्यवस्था का कार्य हो, विकास का कार्य हो, आपदा का कार्य हो या मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य हो, ये सभी कार्य कौन करता है? जिला कलेक्टर करता है। इसीलिए जिला कलेक्टर को एक जिला प्रशासन में मिनी गवर्नमेंट कहा जाता है। इसीलिए रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या टिप्पणी की है कि कलेक्टर का पद ऐसा कछुआ है जिसकी पीठ पर भारत सरकार सवार होती है। और कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि लाखीना पैटर्न क्या था? कि अनिल कुमार लाखीना एक आईएएस ऑफिसर थे जिन्होंने 1984 में जिला प्रशासन के स्तर पर कई नवाचार किए, कई इनोवेशंस और इनोवेटिव आइडियाज के माध्यम से कई प्रशासनिक सुधार भी किए, जैसे सिंगल विंडो सिस्टम लाए और भी जो राजस्व प्रशासन के संबंध में कई सुधार किए, जो उन्हीं के नाम से लाखीना पैटर्न के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो एग्जाम्स में आए कि लाखीना पैटर्न का संबंध किससे है? तो जिला स्तर पर विभिन्न नवाचारों से संबंध है। अब बात करेंगे कि जिला कलेक्टर की भारत में सर्वप्रथम स्थापना किसके द्वारा हुई और भारत में प्रथम कलेक्टर पद पर किस व्यक्ति को आसीन किया गया और उसका कार्यकाल कितना होता है, उससे नियुक्ति कौन देता है और नियुक्ति प्रणाली कैसी होती है। भारत में जिला कलेक्टर पद की शुरुआत सर्वप्रथम 1772 में तत्कालीन गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा शुरू की गई और भारत में प्रथम कलेक्टर कौन बनाए गए? रॉल्फ शेल्डन। एक जिला कलेक्टर की नियुक्ति राज्य सरकार करती है राज्यपाल के आदेश से और उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि एक जिला कलेक्टर को कितने समय तक उसके पद पर कार्यरत रखना है। वो किसी भी समय उसे ट्रांसफर कर सकती है। ऐसा कि मैंने बताया कि भारत में सर्वप्रथम जिला कलेक्टर पद की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1772 में तत्कालीन गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत में सर्वप्रथम जिला कलेक्टर की स्थापना की थी इस पद की। तो प्रथम कलेक्टर किसे बनाया गया? रॉल्फ शेल्डन को। जैसा कि मैंने बताया कि एक जिला कलेक्टर को नियुक्ति कौन देता है? राज्यपाल की आज्ञा से कार्मिक विभाग देता है। कार्यकाल जैसा कि मैंने बताया निर्धारित नहीं होता है, कोई फिक्स नहीं होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि सिविल सर्वेंट्स को कम से कम 1 से 2 वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल दिया जाना चाहिए ताकि वे विभिन्न योजनाओं को, कार्यों को धरातल पर उतार सके। लेकिन कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। किसी कलेक्टर को राज्य सरकार किसी भी समय ट्रांसफर कर सकती है, पद से हटा सकती है। तो नियुक्ति प्रणाली कैसी होती है? नियुक्ति प्रणाली 2 तरह से होती है। एक होती है सीधी भर्ती। जिला कलेक्टर पद पर किसे नियुक्त किया जाता है? सामान्यतः आईएएस ऑफिसरों को नियुक्त किया जाता है, सिविल सर्वेंट्स को नियुक्त किया जाता है। तो इनकी भर्ती कैसे होती है? एक होती है सीधी भर्ती, जिसमें यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग प्रति वर्ष आईएएस या सिविल्स के एग्जाम्स करवाती, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स करवाती है और उसके माध्यम से जो आईएएस नियुक्त होते हैं उन्हें
जिला कलेक्टर पद पर नियुक्ति दी जाती है। दूसरा तरीका है विभिन्न जो राज्य सेवाओं के अधिकारी होते हैं जैसे आरएस हो गए, तो उनका प्रमोशन होके वे भी आईएएस बनते हैं और उनके बाद में इनकी भी नियुक्ति जिला कलेक्टर के रूप में होती है। तो इनकी नियुक्ति प्रणाली दो तरीके से होती है, एक तो सीधी भर्ती होती है जो कि यूपीएससी द्वारा करवाई जाती है, और एक पदोन्नति के माध्यम से होती है जिसमें राज्य के विभिन्न राज्य सेवाओं के ऑफिसर्स होते हैं। अब बात करेंगे कि संरक्षण को। जिला कलेक्टर के रूप में कार्यरत एक सिविल सर्वेंट को, एक आईएएस ऑफिसर को संविधान द्वारा संरक्षण भी दिया गया है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 311 के अंतर्गत। क्या कहा गया है कि उसे हटाया केवल उसी अधिकारी द्वारा जाएगा जिसने उसे नियुक्त किया गया है, अर्थात अधीनस्थ अधिकारी नहीं हटा पाएगा उसे। एक जिला कलेक्टर को उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा नहीं हटाया जाएगा, उसे उसी अधिकारी द्वारा हटाया जा सकता है जो उसे नियुक्त करेगा, अपॉइंट करेगा। किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा उसे अपने पद से हटाया नहीं जा सकता। साथ ही ये पहली होगी। दूसरा ये है संरक्षण कि जब भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी तो उसे सुनवाई का मौका दिया जाएगा। तो ये संविधान के अंतर्गत उसे अनुच्छेद 311 के अंतर्गत संरक्षण दिया गया है। अब बात करेंगे कलेक्टर की शक्तियों के बारे में, उसकी कार्य एवं शक्तियां क्या क्या होती है। सर्वप्रथम उसके बात करेंगे उसकी प्रशासकीय शक्तियां, या एक प्रशासक के रूप में जिला कलेक्टर क्या क्या कार्य करता है। एक जिला कलेक्टर प्रशासक के रूप में एक जिले के अंतर्गत जनगणना का कार्य करवाता है, निर्वाचन संबंधी कार्य करवाता है जिसमें लोकसभा के चुनाव, राज्य विधानसभाओं के चुनाव और नगरीय एवं पंचायत निकायों के चुनाव भी जिला कलेक्टर ही करवाता है। किसमें? जिला के अंतर्गत। इसके साथ ही वह जिले की खाद्य आपूर्ति का भी ध्यान रखता है और विभिन्न प्रशासकीय ऑफिसरों का जो प्रशासनिक कार्यालय है उन सभी का निरीक्षण करता है। प्रशासनिक कार्य क्या क्या होते हैं या शक्तियां क्या क्या होती है। सर्वप्रथम जनगणना का कार्य करवाता है। कहां? जिले के स्तर पर। तो जनगणना कब होती है भारत में? प्रति 10 वर्ष बाद में होती है। प्रति 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है। सर्वप्रथम जनगणना कब शुरू हुई भारत में? 1872 में लॉर्ड लीटन के समय, लेकिन 1881 के समय में नियमित रूप से जनगणना शुरू की गई और 1881 से 1881 से ही भारत में नियमित रूप से प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना का कार्य होता है। वर्तमान में 2021 में जनगणना का कार्य शुरू होना था, लेकिन कोविड की वजह से इसमें कुछ देरी हुई है। तो प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना का कार्य जिला स्तर पर कौन करवाएगा? जिला का कलेक्टर। और जो भी जिले के अंतर्गत चुनाव होंगे, जैसे लोकसभा का, विधानसभाओं का और जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय निकायों और पंचायतों के निकायों के जो चुनाव का कार्य है जिला स्तर पर, वो भी कौन संपादित करेगा? जिला का कलेक्टर करवाएगा। विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण करता है, जैसे एसडीएम कार्यालय का, तहसीलदार कार्यालय का और भी जो भी अधीनस्थ कार्यालय है उन सभी का समय समय पर निरीक्षण करेगा कौन? जिला का कलेक्टर। जिले के स्तर पर जितने भी कर्मचारी तंत्रों की भर्ती है, उनके खिलाफ प्रशिक्षण है या अनुशासनात्मक कार्रवाई है, ये कार्रवाई भी जिला के स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा संपादित की जाती है। और अंतिम मैंने बताया कि खाद्य आपूर्ति, एक जिले के अंतर्गत खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी जिला कलेक्टर की होती है। अब बात करेंगे उसकी राजस्व शक्तियों के बारे में। एक जिला का कलेक्टर विभिन्न राजस्व शक्तियों का उपयोग भी करता है, जिसके अंतर्गत एक जिले में वह भू राजस्व का संग्रहण करता है, भू रूपांतरण करता है। जिले में जो भी राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं उसके लिए जो भूमि अधिग्रहण होता है वह भी जिला का कलेक्टर भी करवाता है। भू राजस्व संग्रहण जितना भी होगा जिले के स्तर पर वो कौन करेगा? जिला का कलेक्टर। जैसा कि मैंने बताया, जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स होंगे या कोई निजी प्रोजेक्ट्स होंगे जो जिले के अंतर्गत लगेंगे, उनके लिए भूमि का अधिग्रहण कौन करवाएगा? जिला का कलेक्टर करवाएगा। विभिन्न जो राजस्व से संबंधित कार्यालय है, जैसे एडीएम का कार्यालय है, एसडीएम का कार्यालय है, इनमें जो भी राजस्व कार्यवाहियां होती है उन सभी पर भी
निरीक्षण कार्रवाई यहाँ शक्ति कौन रखता है? जिला का कलेक्टर करता है। और प्रत्येक जिले के स्तर पर एक राजकोष होता है और उसका नियंत्रक कौन होता है? जिला का कलेक्टर। तो जिला कलेक्टर ही जिला का राजकोष होता है, उसका नियंत्रक होता है। और एक जिले में जो भूमि का रूपांतरण होता है वह भी कौन करता है? जिला का कलेक्टर करता है। अब उसके देखेंगे कि एक दंड नायक या मजिस्ट्रेट के रूप में उसके पास कौन कौन सी शक्तियां होती है। तो एक जिले के स्तर पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? जिला की कलेक्टर की। अगर उसे लगता है कि कानून व्यवस्था सही नहीं है तो वह कर्फ्यू लगा सकता है। किसके अंतर्गत? धारा 144, सेक्शन 144 के अंतर्गत वह कर्फ्यू लगा सकता है। और साथ ही कानून व्यवस्था का कार्य वो कैसे संपादित करेगा? वह एसपी या पुलिस अधीक्षक के साथ कोऑर्डिनेट करके वह कानून व्यवस्था सही है या नहीं यह सुनिश्चित करेगा। लेकिन अंतिम रूप से कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके अधीन है? जिला कलेक्टर के अधीन होती है। दंडनायक के रूप में या मजिस्ट्रेट के रूप में वो विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करता है। जिला स्तर पर जो भी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट जारी होते हैं वो जिला कलेक्टर के द्वारा जारी होते हैं। और चूंकि वह कानून व्यवस्था का संपादन करता है जिला स्तर पर, तो वह विभिन्न लोगों को शस्त्रों हेतु लाइसेंस जारी करता है। तो एक जिले पर लाइसेंस जारी कौन करता है? शस्त्र लाइसेंस जिला का कलेक्टर जारी करता है। फिर बात करेंगे एक विकास अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर क्या क्या कार्य करता है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इनके जो भी योजनाएं होती है या कार्यक्रम होता है उन्हें जिला स्तर पर संपादित कौन करता है? जिला का कलेक्टर करता है। तो विभिन्न योजनाओं को लागू करेगा और निर्माण करेगा। जिला के स्तर पर कई जिला अधिकारियों ने या जिला कलेक्टर ने कई इनोवेशन भी किए हैं और उन्होंने आगे बढ़कर इनोवेशन करके कई अपने जिला स्तर पर योजनाएं भी लागू की है। तो यह उसके विकास अधिकारी के रूप में कार्य एवं शक्तियां होती है। विभिन्न परियोजनाओं की निगरानी रखता है। जो भी विकास परियोजनाएं होती है जिला स्तर पर, कहाँ? जिला स्तर पर जो भी विकास परियोजनाएं होती है उन सभी का टाइमली रिव्यू कौन करता है? जिला का कलेक्टर करता है। और जो भी विकास परियोजनाएं होती है उनकी टाइमली रिपोर्ट वह जो डिविजनल कमिश्नर होता है या संभागीय आयुक्त एवं राज्य सरकार को सुपुर्द करता है। तो यह इसके विकास कार्य है। फिर बात करेंगे कि उसके समन्वय के रूप में क्या क्या कार्य होते हैं। वो विभिन्न विभागों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन करता है, जिसमें नगरीय निकायों में के मध्य कोऑर्डिनेशन करेगा और जो भी इसके अधीनस्थ विभाग एवं कार्यालय हैं उनके मध्य कोऑर्डिनेट करेगा। केंद्र सरकार के कुछ काम है उनके विभागों में कोऑर्डिनेट करेगा और राज्य सरकार ने कुछ उन्हें काम सौंपा है तो उन संबंध में भी अगर कई कार्यालयों का काम है तो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? जिला का कलेक्टर करेगा। जिले के स्तर पर जितने भी विभाग होते हैं उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन या समन्वय कौन करता है? जिला का कलेक्टर करता है। जैसा कि मैंने बताया कि 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के तहत जो पंचायती राज एवं नगरीय निकायों की स्थापना की गई तो उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय बिठाता है तो वह जिला का कलेक्टर बिठाता है। केंद्र सरकारों के विभागों के साथ जो कार्य करता है तो उसमें भी वो कोऑर्डिनेशन करता है। और आमजन एवं जो विभिन्न एनजीओ काम करते हैं और जो विभिन्न हित समूह या हितकारक आते हैं जिला कलेक्टर के पास में विभिन्न मुद्दों को लेकर, उनके बीच में जो भी मतभेद होते हैं, विभेद होते हैं, उनके बीच में भी समन्वय स्थापित कौन करता है? जिला का कलेक्टर करता है। और जिला का कलेक्टर ही जिले के स्तर पर प्रोटोकॉल के कार्य करता है। इसके अंतर्गत जो भी केंद्र एवं राज्य स्तर पर जो भी संवैधानिक पदों पर नियुक्त है या कोई किसी संवैधानिक कार्यालय से जो भी ऑफिसर्स या व्यक्ति आते हैं जिले में तो उसकी आगवानी करता है। जिले में आगवानी कौन करेगा? जिला का कलेक्टर करेगा। ये उसके प्रोटोकॉल कार्य होते हैं जिसमें भले ही भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति आए, प्राइम मिनिस्टर आए, एक राज्य का सीएम आए तो उन सभी को आगवानी कौन देगा? जिला का कलेक्टर देगा। तो ये उसके प्रोटोकॉल के कार्य होते हैं। अब बात करेंगे उसके
कि आपदा के समय एक जिला कलेक्टर क्या कार्य करता है। आपदा जब किसी भी जिले में आती है तो जिला का कलेक्टर राहत सामग्री वितरण कार्य हो, भले ही मुआवजा का निर्धारण हो, तो ये सभी कार्य भी जिला स्तर पर कौन करेगा, जिला का कलेक्टर करेगा। जैसा कि मैंने बताया कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, उसका अध्यक्ष कौन होता है जिला पर, जिला कलेक्टर होता है। और जब भी आपदा आएगी, राहत सामग्री का वितरण हो या मुआवजाओं का निर्धारण हो, ये सभी मुआवजाओं का निर्धारण और वितरण ये दोनों कार्य भी जिला कलेक्टर ही संपादित करवाता है। अब बात करेंगे जिला कलेक्टर के अधीनस्थ ऑफिस उपखंड अधिकारी की, या उपखंड अधिकारी दो होते हैं, एक एसडीओ और एक एसडीएम। अगर उपखंड स्तर पर जो अधिकारी नियुक्त हुआ है उसे अगर मजिस्ट्रेट पावर दिया गया है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे एसडीएम कहा जाएगा, एसडीएम कहा जाएगा। अगर इस पद पर नियुक्त व्यक्ति को मजिस्ट्रेट पावर नहीं है तो उसे क्या कहा जाएगा, एसडीओ कहा जाएगा, सब डिवीजन ऑफिसर। और सब डिवीजन क्यों बनाई गई, क्योंकि तहसील एवं जिला प्रशासन के बीच में कोऑर्डिनेट एवं कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए सब डिवीजन बनाई गई है। तो सब डिवीजन पर जो भी एसडीओ या एसडीएम होता है वह जिला कलेक्टर की आंख व कान होता है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि जिला कलेक्टर की आंख व कान कौन होता है, तो क्या आंसर होगा, एसडीओ या एसडीएम। अगर उसे मजिस्ट्रेट पावर है तो इस पद को एसडीएम कहा जाएगा, और मजिस्ट्रेट पावर नहीं है तो उसे एसडीओ कहा जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि यह जिला प्रशासन एवं तहसील प्रशासन के बीच में कड़ी एवं मध्यस्थ का कार्य करता है। एक एसडीओ या एसडीएम की नियुक्ति कौन करता है, राजस्थान में कितने सब डिवीजन है और इनका कार्यकाल कितना होगा, इस पर बात करेंगे। एक एसडीओ या एसडीएम अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल की आज्ञा से की जाती है, और इसका भी जिला कलेक्टर की तरह कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। जब भी राज्य सरकार चाहे तो उसे ट्रांसफर कर सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और कोई फिक्स कार्यकाल नहीं मिलता है। जब भी राज्य सरकार चाहे तो उसे अपने पद से ट्रांसफर कर सकती है। नियुक्ति राज्यपाल की आज्ञा से कौन करेगा, राज्य की सरकार करेगी, उसका कार्मिक विभाग करेगा। और राजस्थान में कुल कितने सब डिवीजन है, 299। ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में सब डिवीजन या उपखंड कितने हैं, उपखंड कितने हैं, 299, 299। और नियुक्ति प्रक्रिया, इसकी नियुक्ति प्रक्रिया भी जिला कलेक्टर एवं सिविल सर्वेंट आईएएस की तरह दो तरीके की होती है। एक तो सीधी भर्ती, जिसके अंतर्गत जो आरपीएससी द्वारा एग्जाम करवाए जाते हैं राज्य सेवाओं में, और उसका राज्य एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है आरएएस, तो उसको एसडीओ या एसडीएम नियुक्त किया जाता है। दूसरा, विभिन्न आरटीएस एवं अन्य अधिकारियों को प्रमोशंस मिलके जो आरएस बनते हैं, प्रमोशंस होकर आरटीएस एवं अन्य अधिकारी भी आरएस बनते हैं, तो उनकी भी नियुक्ति जब आरएस बनने के बाद में एसडीओ एवं एसडीएम पर की जाती है। अब देखेंगे इसकी शक्तियां क्या क्या होती है। सर्वप्रथम है दंड नायक या मजिस्ट्रेट की। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर उपखंड स्तर पर अगर अधिकारी को मजिस्ट्रेट पावर दी गई है तो उसे एसडीएम कहा जाएगा उस पद को, और मजिस्ट्रेट पावर नहीं है तो एसडीओ कहा जाएगा। अगर दंडनायक की शक्ति दी गई है तो एक उपखंड पर एसडीएम की जिम्मेदारी है कि सब डिवीजन पर कानून व्यवस्था का संपादन करे। अगर उसे लगता है कि कानून व्यवस्था सही नहीं है तो वह भी जिला कलेक्टर की भांति अपने सब डिवीजन में धारा 144 लगा सकता है, कर्फ्यू लगा सकता है। तो एसडीएम उपखंड स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट भी होता है। तो इसके मजिस्ट्रेट के रूप में पहला कर्तव्य क्या है उसका, कानून व्यवस्था का संपादन करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। और जो भी सब डिवीजन के अंतर्गत जेलें होती हैं, जो भी
पुलिस प्रशासन की जेलें होती उन्हें निरीक्षण का अधिकार किसे है? सब डिवीजन पर एसडीओ या एसडीएम को है। अगर उसे लगता है कि सब डिवीजन में कानून व्यवस्था सही नहीं है तो वह सेक्शन 144 लगा सकता है। इसके तहत वो कर्फ्यू लगा देगा। और जब उसे लगेगा कि कानून व्यवस्था सही रूप से संचालित है तो वह वापस कर्फ्यू को हटा देता है। अब बात करेंगे इसके एक प्रशासक के रूप में वो क्या क्या कार्य करता है। इसके रूप में वह सब डिवीजन पर जो भी शिकायतें आती हैं उनका निवारण करता है, गरीबी रेखा का निर्धारण करता है और इस सूची को अपडेट करता है और विभिन्न लोगों को इसमें शामिल करता है। मैंने बताया कि जो भी आमजन द्वारा शिकायतें होती है उन सभी की शिकायतों को कौन सुनता है? सब डिवीजन पर, उपखंड पर एसडीएम या एसडीओ सुनता है। और जो भी गरीबी रेखा की पहचान होती है तो वो किसके द्वारा की जाती है? सब डिवीजन में एसडीओ या एसडीएम द्वारा। राजस्व अभियान जो वर्तमान में प्रशासन, गांवों के संग जो अभियान, ऐसे अभियान चलाए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा, तो उन्हें उपखंड स्तर पर कौन संपादित करता है? उपखंड स्तर पर एसडीएम या एसडीओ करवाता है। प्रशासन, गांवों के संग, ये राज्य सरकार द्वारा एक राजस्व अभियान चलाया गया है जिसमें पट्टाओं का वितरण किया जा रहा है। तो इसका कार्य उपखंड के रूप में कौन करेगा? एसडीओ या एसडीएम करवाएगा। फिर नेक्स्ट है कि भू राजस्व अधिकारी के रूप में वो क्या क्या कार्य करता है? वह अपने उपखंड में भू राजस्व संग्रहण करता है, भूमियों का रूपांतरण करवाता है, नामांतरण करवाता है और विभिन्न भूमि सुधार है उन्हें लागू करवाता है और भूमि अधिग्रहण जो होते हैं उन मामलों को भी यही देखता है। जो भी उपखंड में फसलों का आकलन होता है वार्षिक रूप से, वह कौन संपादित करता है? एसडीओ या एसडीएम। भू राजस्व संग्रहण का कार्य भी उपखंड अधिकारी करेगा। और जो भी यह एक राजस्व कोर्ट के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि मैंने बताया कि जब वो एसडीएम के रूप में कार्य करता है तो उसे मजिस्ट्रेट पावर होती है, तो वह एक राजस्व कोर्ट के रूप में भी कार्य करता है। और राजस्व कोर्ट के रूप में जो भी केसेज आते हैं या विवाद आते हैं उन सभी का निपटारा कौन करेगा? एसडीएम या एसडीओ ही करेगा। और जो भी भूमि अभिलेख तैयार करवाता है वह भी एसडीएम या एसडीओ ही करवाता है। अब नेक्स्ट है कि वो निर्वाचन संबंधी कार्य क्या क्या करवाता है। उपखंड के रूप में वह रिटर्निंग ऑफिसर होता है जिसमें वो लोकसभा, विधानसभा और विभिन्न स्थानीय निकायों से संबंधित चुनाव करवाता है। इसके रूप में जो उपखंड के मतदाता सूची होती है उनको समय समय पर बनवाना और उन्हें अपडेट करवाने का कार्य एसडीएम या एसडीओ द्वारा किया जाता है। और जो भी बीएलओ की अपॉइंटमेंट होती है उन सब की नियुक्ति कौन करता है? एसडीएम या एसडीओ करता है। और उपखंड स्तर पर यह एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है निर्वाचन कार्यों के लिए। फिर न्यायिक शक्तियों में, मैंने जैसा कि बताया कि वह मजिस्ट्रेट पावर भी रखता है। और जब वो एसडीएम के रूप में कार्य करता है तो जो भी एसडीएम की कोर्ट में जो भी केसेस आते हैं उन जो भी केसेस का निपटारा कौन करता है? वही करता है। और इसके साथ ही जो भी चारागाह भूमि है, भूमि अभिलेख है, भूमि नामांतरण है, भूमि सीमा का तय करना है, ये सब कार्य जो भी भू राजस्व संबंधित न्यायिक कार्य हैं वो एसडीएम ही करवाता है। अब हम बात करेंगे तहसीलदार की। तहसीलदार तहसील स्तर पर कार्यरत राज्य अधीनस्थ सेवा का अधिकारी होता है और इसे नियुक्ति कौन देता है? राजस्व मंडल अजमेर देता है। तो तहसील पर जो भी अधिकारी होता है उसे क्या कहा जाता है? तहसीलदार। और यह एक अधीनस्थ सेवा है। आरटीएस, राजस्थान तहसीलदार सेवा, यह एक अधीनस्थ सेवा है जो द्वितीय श्रेणी की सेवा है, प्रथम श्रेणी की नहीं। तो इस पर जो भी आरपीएससी द्वारा समय समय पर राज्य सेवा के एग्जाम करवाए जाते हैं उसमें यह एक आरटीएस अधीनस्थ सेवा भी होती है। तो उसके अधिकारियों को तहसील स्तर पर तहसीलदार के रूप में नियुक्त किया जाता है। कौन नियुक्ति देता है? मैंने बताया राजस्व मंडल देता है। राजस्व मंडल कहां पर है? राजस्थान के अजमेर जिले में है। और राजस्थान में कुल कितनी तहसीलें हैं? नवीनतम 368। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब देखेंगे कि इसके प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है। तहसीलदार से संबंधित 2 प्रशिक्षण संस्थान है, एक RRTI और एक APRTS। ये भी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम पूछा जा सकता है कि तहसीलदार से संबंधित प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है। ये कहाँ पर है? APRTS राजस्थान के टोंक जिले में है। अब बात करेंगे कि इसकी शक्तियां क्या क्या होती है। सर्वप्रथम बात करेंगे राजस्व संबंधित शक्ति की। इसके अंतर्गत वह विभिन्न जो उसके अधीनस्थ कार्यालय होते हैं, जैसे नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, उनका निरीक्षण करता है और भू राजस्व संग्रहण करता है। और इसके साथ ही विभिन्न जो नामांतरण के मामले होते हैं तो उनको भी संपादित कौन करता है? तहसील स्तर पर तहसीलदार। जो भी आवासीय भूमियों का रूपांतरण होता है तो उन्हें भी तहसीलदार ही करता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी अधीनस्थ कार्यालय होते हैं, जैसे नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी, इन सभी का क्या करेगा? वह निरीक्षण करेगा। जो भी तहसील के स्तर पर भू राजस्व संग्रहण है तो उन मामलों का भी कौन देखता है? तहसील का तहसीलदार देखता है। फिर बात करेंगे इसकी प्रशासक के रूप में क्या क्या शक्तियां होती है। इसके रूप में वह तहसील में जनगणना का कार्य करवाता है और चुनाव संबंधित कार्य करवाता है, राशनिंग के मामलों को देखता है और साथ ही निर्वाचक सूचियों को तैयार करवाता है। और जो भी तहसील के स्तर पर सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या बोनाफाइड जो भी सर्टिफिकेट होते हैं, वो कौन जारी करता है? तहसील के स्तर पर तहसीलदार जारी करता है। और जो भी चुनाव आते हैं उनके लिए मतदान सूचियों को तैयार करवाता है और उन्हें अपडेट करवाता है। राशन के जो भी मुद्दे हैं वो तहसील स्तर पर कौन देखता है? तहसीलदार देखता है। जनगणना कार्य में हमने पढ़ा था कि प्रति 10 वर्ष बाद जो जनगणना होती है तो उन्हें भी कौन देखता है? तहसील पर तहसीलदार देखता है। एक तहसीलदार भी मजिस्ट्रेट पावर रखता है। उसके रूप में जो भी मामले उसके अधीन आते हैं तो उन मामलों में वो सुनवाई करेगा, निपटारा करेगा और विभिन्न इसके मामले में जो जुर्माना लगाएगा वो सभी कार्य भी तहसीलदार ही करवाता है। फिर नेक्स्ट है कि आपदा के रूप में तहसीलदार क्या क्या कार्य करता है। जब भी आपदा आती है तहसील में तो आपदा से जो संबंधित राहत सामग्री है तो उसको वितरण कौन करेगा? तहसीलदार करवाएगा और मुआवजा का निर्धारण करेगा। तो ये सब उसके आपदा राहत कार्य है। जो भी आपदा में राहत सामग्री वितरण किया जाएगा और विभिन्न मुआवजों का निर्धारण भी करेगा और वितरण भी करेगा। फिर तहसील स्तर पर जो भी उप राजकोष होता है या जो राजकोष होता है उसका नियंत्रक और उसका संचालन कौन करता है? तहसील पर तहसीलदार करता है। फिर देखेंगे पटवारी को। पटवारी राजस्व प्रशासन की सबसे निम्नतम इकाई है और प्रत्येक गांव में एक पटवारी नियुक्त होता है। पटवारी के संबंध में कहा जाता है कि जहां भी समस्या होती है वहां पटवारी होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि राजस्व प्रशासन की मुख्य एवं निम्नतम इकाई है। सबसे निम्नतम इकाई क्या है राजस्व प्रशासन की? पटवारी होता है। और SS खेरा ने यहां तक कहा है कि जिले के राजस्व व्यवस्था का आधार कौन है? पटवारी होता है। तो पटवारी की भर्ती कैसे होती है? उसे नियुक्ति कौन देता है? उसे नियुक्ति देता है जिला स्तर पर जिला का कलेक्टर। और भर्ती कौन करवाता है? भर्ती की अनुशंसा करता है राजस्व बोर्ड और भर्ती का एग्जाम कौन करवाता है? कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है। ऐसा कि मैंने बताया कि पटवारी को जिला स्तर पर नियुक्ति दी जाती है किसके द्वारा? कलेक्टर द्वारा दी जाती है और कलेक्टर द्वारा ही उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है और सस्पेंड भी किया जा सकता है। भर्ती की अनुशंसा कौन करता है? राजस्व मंडल, राजस्व बोर्ड कहां पर है? मैंने बताया अभी कि ये अजमेर में है। लेकिन एग्जाम कंडक्ट कौन करवाएगा? कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान का जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वह करवाता है। प्रशिक्षण, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि पटवारी से प्रशिक्षण केंद्र कहां कहां पर है। तो ऐसे 5 प्रशिक्षण केंद्र है, ये भी आपको याद रखने हैं। कहां पर है? कि उदयपुर में पटवारी प्रशिक्षण केंद्र है, जयपुर में है,
गंगानगर में है, अलवर जिले में है और कोटा जिले में। ये 5 प्रशिक्षण केंद्र है। कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से, ऐसा सवाल आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण केंद्र या पटवारी प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में नहीं है, ऐसा सवाल आएगा। तो आपको ये 5 जिले याद रखने हैं। इन 5 जिलों में पटवारी को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब देखेंगे उसकी शक्तियां क्या होती है। भू राजस्व के रूप में जो भी भू राजस्व संग्रहण होता है वह पटवारी करता है, फसल आकलन करता है, और इसके साथ ही जो भी भूमि सुधार के केसेस होते हैं गांव में वो भी पटवारी द्वारा संपादित होते हैं। राजस्व संग्रहण भी पटवारी करवाएगा, और जो भी राजस्व अभियान है जैसे प्रशासन गांवों के संघ है तो ये गांवों के स्तर पर कौन करेगा, गांव के स्तर पर ये पटवारी करवाएगा। प्रशासन गांवों के संघ जो अभियान है राजस्थान सरकार का, तो इसको संपादित कौन करेगा, गांव के स्तर पर पटवारी करेगा। ये उसका भू राजस्व संबंधी कार्य है। फिर है भू अभिलेख। इसके अंतर्गत वो विभिन्न नामांतरण और भू नक्शों को अपने पास रखता है, रिकॉर्ड रखता है। जब भी लोग आते हैं तो उन्हें यह उपलब्ध करवाता है। जो भी जमाबंदी व नामांतरण गिरदावरी रिपोर्ट ये बनवाता है और उच्च अधिकारियों को भिजवाता है। जो भी नक्शे होते हैं खेतों के, पट्टों के, तो उन सभी को अपने पास सुरक्षित रखता है और जो भी मांगने वाले आते हैं उन्हें उपलब्ध करवाता है। अन्य कार्य क्या क्या है, अन्य कार्य है कि गांव के स्तर पर जनगणना का कार्य है वह भी पटवारी द्वारा करवाया जाता है। आपदा राहत में है जो रिपोर्ट भेजी जाती है उच्च अधिकारियों को, वो गांव पर कौन बनाता है, पटवारी बनाता है। और ग्रामीण विकास से जो भी संबंधित योजनाएं होती है या प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको भी पटवारी संबद्ध करवाता है। और निर्वाचन के रूप में गांव की जो निर्वाचन सूची होती है, भले वो स्थानीय निकायों की हो या विधानसभा लोकसभा की निर्वाचन सूची हो, उन्हें भी समय समय पर अपडेट कौन करवाता है, पटवारी करवाता है। अब बात करेंगे जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन की। इसके अंतर्गत हम देखेंगे पुलिस अधीक्षक, जिसे एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इसकी नियुक्ति कौन देता है, इसे भी नियुक्ति राज्यपाल की आज्ञा से राज्य सरकार देती है, राज्य का कार्मिक विभाग देता है। और इसका कार्यकाल भी निश्चित नहीं है, जैसा कि अन्य अधिकारियों के था, जैसा ही इसे भी ट्रांसफर किया जा सकता है। इसकी भर्ती प्रणाली भी 2 तरीके से होती है, एक तो सीधी होती है और एक प्रमोशन से होती है। सीधी भर्ती जैसे आईएएस का एग्जाम करवाया जाता है, वैसे ही आईपीएस है, इंडियन पुलिस सर्विस। तो ये एग्जाम भी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और इसके रूप में जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं उन्हें आईपीएस ऑफिसर को जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक के रूप में ड्यूटी दी जाती है। तो जिला स्तर पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है, हमने पहले पढ़ा है, जिला कलेक्टर की होती है। और यह कार्य वो किसके माध्यम से करवाता है, जिले के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से करवाता है। और दूसरा कैसे होती है नियुक्ति, पदोन्नति द्वारा। जो भी आरपीएससी द्वारा राज्य सेवाओं की नियुक्ति हो जाती है, जिसमें आरपीएस राजस्थान पुलिस सर्विस होती है, उसके रूप में जो कार्मिक आते हैं उनका भी कुछ समय बाद प्रमोशन होता है और वो आईपीएस बनते हैं। और उस आईपीएस को ही जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक बनाया जाता है। कार्यकाल जैसा कि मैंने बताया अनिश्चित होता है, कोई फिक्स कार्यकाल नहीं मिलता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने बताया, कई बार रिकमेंडेशन दी है कि इन्हें 1 या 2 वर्ष का निश्चित कार्यकाल दिया जाना चाहिए। तो यह भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 यह अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया, तो जो वर्तमान में भी संचालित है, वर्तमान में भी चल रहा है। और इसके तहत ही पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस प्रशासन इसके अधीन कार्य करता है। फिर देखेंगे कि इसकी कार्य एवं शक्तियां क्या क्या होती है। जो भी जिला स्तर पर पुलिस के अधीनस्थ अधिकारी होती हैं उनके मामलों को देखता है और उनके बीच में कोऑर्डिनेट स्थापित करता है। जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन की जो जेलें होती है उनका निरीक्षण करता है। कानून व्यवस्था का संपादन जो भी कार्य किए जाते हैं उन्हें किया जाता है। जो भी जिला पुलिस प्रशासन के अधीनस्थ अधिकारियों उनका ट्रांसफर करता है। तो ये सभी एसपी के यहाँ पुलिस अधीक्षक के कार्य होते हैं। जिला पुलिस का नियंत्रक एवं नेतृत्वकर्ता कौन होता है, पुलिस अधीक्षक होता है। और जैसा कि मैंने बताया, शांति स्थापना एवं कानून व्यवस्था की स्थापना का कर्तव्य किसका है, जिला स्तर पर
कलेक्टर का होता है, लेकिन इसको किसके कोऑर्डिनेट के साथ में कलेक्टर कार्य करता है? पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर करता है। और जो भी पुलिस संगठन एवं जनता के मध्य जो समन्वय स्थापित किया जाता है वो पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया जाता है। जो भी अधीनस्थ का जैसे पदोन्नति एवं स्थानांतरण के मामले हैं, जैसे सीआई तक के ट्रांसफर कौन करेगा? पुलिस अधीक्षक ही करेगा। पुलिस के जो भी थानों, मैंने बताया जो भी जेलें होती हैं, थाने होते हैं, उन सभी का नियंत्रण एवं निरीक्षण करेगा। और पुलिस संपत्ति का संरक्षक भी जिला पुलिस अधीक्षक ही होता है। विभिन्न अभियानों का क्रियान्वयन करेगा। पुलिस द्वारा कई जिला स्तर पर जो कैंपेन चलाए जाते हैं उन सभी को कोऑर्डिनेट कौन करता है? जिला स्तर पर पुलिस का अधीक्षक करता है। जो भी एफआईआर दर्ज होती है उन सभी की प्रगति कर देखता है और उनकी सभी की रिपोर्ट्स वह अपने हायर अथॉरिटी को भेजता है। और एफआईआर का निपटारा भी जिला स्तर पर कौन करता है? अंतिम रूप से पुलिस अधीक्षक करता है। एक जिला प्रशासन के अंतर्गत कमिश्नरेट व्यवस्था कैसी होती है? कमिश्नरेट व्यवस्था मुख्य रूप से मेट्रो सिटीज में स्थापित की जाती है ताकि कलेक्टर के कार्यों को कम किया जा सके। और इसके रूप में एक आईजी स्तर के अफसर को नियुक्त किया जाता है, अर्थात उन्हें कमिश्नर बनाया जाता है। और राजस्थान में 1 जनवरी 2010 से 2 जिलों में जोधपुर एवं जयपुर में कमिश्नरेट व्यवस्था शुरू की गई। और इस रूप में पुलिस कमिश्नरेट जो होता है उसे उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह उस कमिश्नरेट व्यवस्था में या उस कमिश्नरेट के अंतर्गत कानून व्यवस्था स्थापित करेगी। तो कमिश्नर का प्रमुख कार्य क्या है? जिला कलेक्टर से जो भी कानून व्यवस्था का कार्य, जो हमने पहले पढ़ा था कि एक जिले के स्तर पर कानून व्यवस्था का प्रतिपादन कौन करता है? जिला का कलेक्टर करता है। लेकिन कमिश्नरेट व्यवस्था में कौन करता है? उस जिले का कमिश्नर करवाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, इसका प्रमुख कौन होता है? किसे नियुक्त किया जाता है? एक वरिष्ठ पुलिस अफसर होता है जिन्हें आईजी कहते हैं। तो शुरुआत जैसा कि मैंने बताया 1 जनवरी 2011 से राजस्थान के 2 जिलों में, कहां पर? जयपुर और जोधपुर में की गई थी। जयपुर में पहले पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे? बीएल सोनी को नियुक्त किया गया। बीएल सोनी को नियुक्त किया गया। और जोधपुर में किसे बनाया गया था? भूपेंद्र कुमार दत्त को। जोधपुर में प्रथम पुलिस कमिश्नर कौन थे? भूपेंद्र कुमार दत्त। वर्तमान में कौन है जयपुर में पुलिस कमिश्नर? अजय पाल लांबा। और जोधपुर में पुलिस कमिश्नर कौन है? रविदत्त गौड़। जैसा कि मैंने बताया, इसका कमिश्नर का मुख्य कार्य है उस कमिश्नरेट के अंतर्गत कानून व्यवस्था की स्थापना करना। तो मुख्यतः मेट्रो शहरों में ये स्थापित किए जाते हैं और राजस्थान में केवल 2 ही जिलों में ऐसे हैं, जोधपुर और जयपुर, जहां पर कमिश्नरेट व्यवस्था संचालित है। इसके कार्यकारी क्या क्या होते हैं? पहला कार्य होता है कानून स्थापना करना, और इसके लिए वह कमिश्नरेट के अंतर्गत शस्त्र लाइसेंस है वो जारी करता है। और अगर उसे लगता है कि कानून व्यवस्था सही नहीं है तो कमिश्नरेट के अंतर्गत कर्फ्यू लगाने और धारा 144 लगाने का कार्य भी यही करता है। यही इसकी मुख्य शक्तियां है। जैसा कि मैंने बताया, अगर कानून व्यवस्था सही नहीं है तो धारा 144 लगा सकता है, कर्फ्यू लगा सकता है। शांति भंग में जो भी व्यक्ति गिरफ्तार होते हैं उन सभी को जमानत देने का कार्य कौन करता है? कमिश्नर करता है। ये सीआरपीसी की जो धाराएं हैं ये सब लागू कौन करवाता है? पुलिस कमिश्नर करवाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि शस्त्र लाइसेंस का कार्य जो कि जिला स्तर पर कमिश्नरेट के अतिरिक्त कौन करता है? जिला कलेक्टर जारी करता है। लेकिन जहां कमिश्नर व्यवस्था है वहां पुलिस का कमिश्नर ही शस्त्र लाइसेंस जारी करेगा। तो जिला प्रशासन में इतना ही। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।